चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सबसे पहली एक्सरसाइज 2.1 में हमें एक इन्वर्स फंक्शन दिया जाएगा, जैसे साइन इन्वर्स -1/2 या कोस इन्वर्स √3/2, और कहेगा भाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू तुम बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन में साइन इन्वर्स का जो डोमेन एलिमेंट है वो एक नेगेटिव रेशो है, जबकि सेकंड क्वेश्चन में कोस इन्वर्स का जो डोमेन एलिमेंट है वो एक पॉजिटिव रेशो है। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं जिन इन्वर्स फंक्शंस के डोमेन एलिमेंट पॉजिटिव रेशोज हैं। ये जो आर्क साइन फंक्शन है -1, इसे -1 नहीं पढ़ते, यह कोस के इन्वर्स को डिनोट करता है, इसे पढ़ते हैं कोस इन्वर्स √3/2। सबसे पहले हम इन्वर्स फंक्शन को एक इक्वेशन में बदलेंगे। इक्वल का मतलब इक्वेशन का साइन, और मान लेंगे ये y के इक्वल है। लेट मतलब माना, लेट y इज इक्वल टू कोस इन्वर्स √3/2। यहाँ हमने इन्वर्स फंक्शन की एक इक्वेशन बना दी। ये कोस इन्वर्स के साथ ये रेशो लिखा हुआ है √3/2, ये कोस इन्वर्स के डोमेन का एलिमेंट है, और हमने ये माना है कि कोस इन्वर्स की डोमेन एलिमेंट √3/2 पर जो रेंज है वो y है। ये हमने कोस इन्वर्स √3/2 की रेंज को माना है, इमेज को माना है, और यही जो y है, जो इमेज है, उसी को हमने ढूंढना है, और वही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी कोस इन्वर्स √3/2 की। इसके सबसे पहले स्टेप में हमने लिखा कि कोस y इज इक्वल टू √3/2। ये हमने क्या लिखा, अब हम इसे समझेंगे। इन्वर्स फंक्शन की रेंज प्लेन फंक्शन की डोमेन बन जाती है, और इन्वर्स फंक्शन की डोमेन प्लेन फंक्शन की रेंज बन जाती है। यही इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन होती है। इसे सिंपल भाषा में समझने के लिए बच्चे ऐसे याद करते हैं, जब कोस इन्वर्स अपने डोमेन एलिमेंट से बिछड़ कर लेफ़्ट साइड पकड़ेगा तो कोस इन्वर्स अपने प्लेन फंक्शन में बदल जाएगा, और कोस इन्वर्स का प्लेन फंक्शन होता है कोस। तो कोस इन्वर्स y के पास आके कोस में बदल गया, ये y उसके साथ हुआ, इज इक्वल टू कोस इन्वर्स तो लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया, और ये √3/2 सामने बच गया। डेफिनेशन की भाषा उलट पुलट है, जो कठिन भी है, लेकिन बच्चे ऐसे ही याद करते हैं कि जब इन्वर्स फंक्शन अपने डोमेन एलिमेंट से बिछड़ेगा तो इधर आकर वो प्लेन फंक्शन में बदल जाएगा, और कोस इन्वर्स का प्लेन फंक्शन होता है कोस, वो इस y के साथ बैठेगा। ये y जो कोस इन्वर्स की रेंज थी वो इस वक्त कोस की डोमेन बन गई, इज इक्वल टू, और कोस इन्वर्स की जो रेंज थी वो कोस इन्वर्स की जो डोमेन थी वो कोस y की रेंज बन गई, इमेज बन गई। NCERT के पेज नंबर 34 पर इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन में लिखता है, इफ़ y इज साइन इन्वर्स x देन साइन y इज x। साइन इन्वर्स जब अपने डोमेन एलिमेंट x से बिछड़ के लेफ़्ट साइड पकड़ेगा तो साइन इन्वर्स का प्लेन फंक्शन हो जाएगा साइन, और y उसकी डोमेन बन जाएगी, और सामने जो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन है वो साइन y की रेंज बन जाएगी। ये डेफिनेशन है, इसको ऐसे ही याद करना है। साइन इन्वर्स लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो अपने प्लेन फंक्शन में बदलेगा। ऐसे ही कोस इन्वर्स होगा, कोस इन्वर्स x, तो कोस इन्वर्स का प्लेन फंक्शन होता है कोस, तो कोस यहाँ बैठेगा कोस y इक्वल टू x। इसी तरह से टेन इन्वर्स जब x से बिछड़ेगा तो वो टेन y बनाएगा, और सामने बचेगा x। इस तरह से ये 6 डेफिनेशन है, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सभी इन्वर्स फंक्शन की यही डेफिनेशन है। अब हम 10th क्लास के एंगल रेशो टेबल से समझेंगे कि जो √3/2 रेशो होता है वो कोस के किस एंगल पे होता है। तो कोस के एंगल 30 डिग्री पे, यानी π/6 रेडियंस पर रेशो मिलता है √3/2। ये 10th क्लास का है। वहाँ हम कोस π/6 की वैल्यू को √3/2 बताते थे। अब हमने √3/2 रेशो को कोस π/6 से बदलना है। वो 10th क्लास का उल्टा करना है, रेशो को कोस एंगल से बदलना है। अब कोस एंगल से क्यों? क्योंकि कोस के सामने हमने कोस एंगल से बदलना है।
कोस वाई के सामने बैठे हुए रेशो को हम कोस एंगल से ही बदलेंगे। तो कोस का π/6 हो गया √3/2 की वैल्यू। ये 10th क्लास के एंगल रेशो टेबल से सामने बैठा है कोस वाई। ये जो इक्वेशन बनी थी कोस वाई इज इक्वल टू √3/2, यहाँ इन्वर्स फंक्शन की इक्वेशन थी, यहाँ प्लेन फंक्शन की इक्वेशन है। तो प्लेन फंक्शन की इक्वेशंस हमने सोल्व की थी एक्सरसाइज 3.4 में 11th क्लास में। जैसे यहाँ पर लिखा होता था, पहले क्वेश्चन में था tan x इज इक्वल टू √3 और दूसरी इक्वेशन थी sec x इज इक्वल टू 2। ये प्लेन फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। ये रही 11th की एक्सरसाइज 3.4, पेज नंबर 78 पर है। इसमें हमने ये जो 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी। यहाँ पर 2 प्रिंसिपल वैल्यू निकलती थी, लेकिन यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्योंकि tan sec ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डोमेन और रेंज होती है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होता है, इसलिए इनकी यहाँ एक ही प्रिंसिपल वैल्यू निकलती है यूनिक, क्योंकि 1 फंक्शन होने से ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसलिए इन्वर्स फंक्शन में हमें एक ही वैल्यू मिलेगी, यूनिक वैल्यू, जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ हमने y मानकर इन्वर्स फंक्शन की एक इक्वेशन बना दी, फिर इन्वर्स फंक्शन से हमने प्लेन फंक्शन की इक्वेशन बना दी, फिर 11th क्लास की तरह हमने कोस y को सामने कोस एंगल से बदल दिया, कोस y के रेशो को कोस के एंगल से बदल दिया। अब जब कोस एंगल इज इक्वल टू कोस एंगल होता है तो 11th क्लास के हिसाब से यहाँ पर कोस का जो एंगल है वो और यहाँ पर जो कोस का एंगल है वो दोनों इक्वल होंगे। तो y इजकल टू π/6, ये जो π/6 है यही कोस इन्वर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू है। आज हम सभी क्वेश्चंस को पहले इन्वर्स फंक्शन की इक्वेशन बनाएंगे उससे y मान के, और फिर उसके बाद में अगले स्टेप में इन्वर्स फंक्शन की इक्वेशन को प्लेन फंक्शन की इक्वेशन में बदल देंगे। फिर 11th क्लास की तरह हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, यहाँ एक ही वैल्यू निकलेगी, यूनिक वैल्यू। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है π/6, इसको आज हम 11th क्लास के मेथड से ही निकालना सीखने वाले हैं। 3rd क्वेश्चन में हमें कोसेक इन्वर्स ये 2 के ऊपर कोसेक इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, जबकि उसके डोमेन का एलिमेंट रेशो 2 है। पहले हम इसे एक इन्वर्स की इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो हमने उसको मान लिया कि ये y के इक्वल है। इक्वल का मतलब इक्वेशन बन गई है, y इज इक्वल टू कोस इन्वर्स 2। अब इस इक्वेशन को हम प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बदलेंगे। तो कोसेक इन्वर्स जब अपने डोमेन एलिमेंट से बिछड़ के इधर y के पास आएगा तो वो बन जाएगा कोसेक y, प्लेन फंक्शन में बदल जाएगा। कोसेक इन्वर्स का बन गया कोसेक प्लेन फंक्शन, y इज इक्वल टू सामने रह गया 2। जब इन्वर्स फंक्शन अपनी साइड चेंज करता है तो उधर जाके वो प्लेन फंक्शन में बदल जाता है तो उधर बैठी रेंज इसकी डोमेन बन जाती है, और सामने कोसेक इन्वर्स की जो डोमेन है वो कोसेक y की रेंज बन जाती है। ये रूल हमने सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। इसे कह दिया हमने 11th क्लास की प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बदल दिया। अब इस 2 को, क्योंकि ये कोसेक y के सामने लिखा हुआ है, तो कोसेक के एंगल से बदलेंगे। इस 2 को बदलेंगे कोसेक के किसी एंगल से। 10th क्लास में जो 2 रेशो होता है वो कोसेक के π/6 एंगल पर होता है। तो अब हम 2 रेशो को कोसेक π/6 लिखने वाले हैं। कोसेक के सामने हमने एंगल कोसेक का ही बनाना है। कोसेक y इजकल टू कोसेक का वो एंगल जिसकी वैल्यू जो है वो 2 होती है। तो कोसेक π/6 की वैल्यू 2 होती है। अब ये जो स्टेप है इसमें कोसेक इज इक्वल टू कोसेक है, तो कोसेक का यहाँ वाला एंगल इज इक्वल टू कोसेक के इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ये 11th में हमने सीखा था। तो ये हमारा जो π/6 है वो कोसेक इन्वर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू है। 7th क्वेश्चन में सेक इन्वर्स का डोमेन एलिमेंट 2/√3 है। सबसे पहले हम इसे इक्वेशन में बदलेंगे, मान लेंगे कि ये y के इक्वल है। लेट y इजकल टू सेक इन्वर्स 2/√3।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे 11th क्लास के प्लेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की इक्वेशन में बदलने वाले हैं। सेक इनवर्स जब अपने डोमेन एलिमेंट से बिछड़ के लेफ्ट में आएगा तो वो प्लेन सेक में बदल जाएगा। सेक इनवर्स का प्लेन फंक्शन सेक होता है, ये वाई उसका डोमेन बन जाएगा और सामने सेक इनवर्स का डोमेन सेक वाई की रेंज बन जाएगा 2/√3। ये पहला स्टेप होता है जिसमें हम इन्वर्स फंक्शन को प्लेन फंक्शन की इक्वेशन में बदल देते हैं। इन्वर्स फंक्शन की इक्वेशन को प्लेन फंक्शन की इक्वेशन में बदल देते हैं। अब 2/√3 के लिए हम सेक का कोई एंगल लिखेंगे, तो सेक वाई इज इक्वल टू सेक का एंगल 2/√3। कोस का √3/2 जहाँ होता है वो 60 होता है, तो सेक π/6। ये रेशो हमने सेक के उस एंगल से बदला है जो हमने 10th क्लास के एंगल रेशो टेबल में सीखा था। अब सेक का जो वाई है वही सेक का π/6 है, तो सेक का ये एंगल इज इक्वल टू सेक के इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये जो π/6 है वो सेक इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कोट इनवर्स √3 की इक्वेशन तैयार करने वाले हैं। ये इनवर्स फंक्शन की इक्वेशन हमने मान ली, ये वाई के इक्वल है। इक्वल मतलब इक्वेशन, तो ये हमने लेट कर ली। अब कोट इनवर्स की इस इक्वेशन को कोट की इक्वेशन में बदलने वाले हैं। तो कोट इनवर्स जब वाई के पास आएगा तो वो कोट प्लेन में बदल जाएगा, कोट वाई। कोट इनवर्स का प्लेन कोट वाई इज इक्वल टू √3। ये हमारी अब 11th क्लास की इक्वेशन बन गई। अब 11th क्लास की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम इसको कोट के एंगल से बदलेंगे। कोट वाई इज इक्वल टू कोट का एंगल जिस पर कोट की वैल्यू √3 होती है, तो वो होती है π/6 पर ही होती है, 30 डिग्री पे कोट की वैल्यू होती है √3। तो कोट एंगल जब कोट एंगल के इक्वल है तो हम कहते हैं कि कोट का ये एंगल कोट के इस एंगल के इक्वल है। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है π/6 किसका, कोट √3 का। कोट √3 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया π/6। अब एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए इन्वर्स फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट एक नेगेटिव रेशो है। तो अब हम नेगेटिव रेशो वाले को सीखेंगे, बनाएंगे वैसे ही। पहले वाई मानेंगे, इसे इक्वेशन बन गई, ये हमने इसे माना है। तो वही काम करेंगे, फर्स्ट स्टेप में वही काम है कि साइन इन्वर्स को साइन में बदल देंगे और वो साइन वाई इज इक्वल टू -1/2। साइन इन्वर्स यूँ कह सकते हैं भाई, जैसे ही यहाँ साइन डालेंगे साइन इन्वर्स गायब हो जाएगा, या यूँ कह सकते हैं कि साइन इन्वर्स जब लेफ़्ट में शिफ्ट हुआ तो वो साइन में बदल गया और ये जो डोमेन ये रेंज थी वो साइन की डोमेन बन गई। तो कैसे भी याद कर लो। अब इस -1/2 को हम साइन के एंगल से बदलने वाले हैं। तो यही सीखना है कि जब नेगेटिव रेशो होगा तो साइन के किस एंगल से बदला जाएगा ये। अब साइन वाई को हमने साइन का कोई एंगल देना है, तो देखेंगे 10th क्लास में 1/2 जो 1/2 रेशो होता है 10th क्लास में, वो होता है साइन के एंगल किसके ऊपर, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे, यानी π/6 रेडियंस पर होता है रेशो 1/2। लेकिन ये पॉजिटिव रेशो है। जब ये नेगेटिव रेशो होगा यानी -1/2 होगा तो साइन के केस में ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव रेशो का जो एंगल है वो नेगेटिव एंगल में बदल जाएगा। बस यही हमें याद करना है। और इसके लिए हमें अब कुछ सुनना है कि कौन कौन से ऐसे एंगल्स हैं, प्लेन फंक्शंस हैं जिनके एंगल को नेगेटिव कर देंगे हम। ये देखो, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 तक है। ये रहा देखो -π/2 और ये रहा π/2। 0 से π/2 की जो रोटेशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो पॉजिटिव एंगल मिलते हैं। और 0 से -π/2 की तरफ क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, इसलिए हमें नेगेटिव एंगल्स मिलते हैं। तो इन 3 फंक्शंस में साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स की जब हम रेंज निकाल रहे होंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो इनके नेगेटिव रेशो को, जब भी इनका नेगेटिव रेशो आएगा, इन तीनों फंक्शन में से किसी का भी नेगेटिव रेशो आएगा,
तो उसे हम एंगल को ही नेगेटिव कर देंगे, साइन का एंगल -π/6, क्योंकि इनकी रोटेशन दो तरह से हैं। एक तो 0 से π/2 की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, जबकि 0 से लेके नेगेटिव एंगल्स के लिए नेगेटिव रोटेशन है। तो यहाँ पर नेगेटिव रेशो आने वाले हैं इन तीन फंक्शंस की वैल्यूज़ के लिए, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स की। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 है, और इन्हीं तीन फंक्शंस के नेगेटिव रेशो को बदलने के लिए हम एंगल को नेगेटिव कर देंगे। तो हमने यहाँ -1/2 रेशो को साइन के -π/6 एंगल से बदले। अब साइन एंगल इजकल टू साइन एंगल है, तो साइन का ये एंगल इज इक्वल टू साइन के इस एंगल के। तो ये जो -π/6 है ये साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू है। उम्मीद है हमें ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो एक क्वेश्चन और देखो उससे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी टेन इनवर्स का एक डोमेन एलिमेंट नेगेटिव रेशो है। सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी है, तो इसे y मानेंगे, लेट कहते हैं y को। y इज़ टेन इनवर्स -√3। अब टेन इनवर्स जब अपने इधर y के पास आएगा तो टेन y में बदल जाएगा। दूसरी भाषा में इसे याद कर सकते हैं कि जब हम y को 10 के साथ लिखेंगे तो टेन इनवर्स गायब हो जाएगा। जैसे मर्जी याद कर लो, इसे समझना यही है। ये इनवर्स की डेफिनेशन से है, लेकिन सेकंड स्टेप में हमें प्लेन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन तैयार करनी है, जबकि पहले हमें दी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। दी भी नहीं होती, ये भी हमें ही बनानी है y को लिख के। अब इस नेगेटिव रेशो को हम 10 के एंगल से बदलने वाले हैं। 10 के सामने जो रेशो होगा वो 10 के एंगल से ही बदला जाएगा। और 10 की अभी हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखी थी, ये टेन इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 है। और इन तीनों के जब हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ को निकाल रहे होंगे तो इनके नेगेटिव रेशो को जब हम प्लेन ट्रिग्नोमेट्री एंगल से बदलेंगे तो उस एंगल को ही नेगेटिव कर देंगे। हमें मालूम है कि जो √3 वैल्यू होती है वो 10 के 60 डिग्री पे यानी π/3 रेडियंस पर होती है। तो अब हम -√3 को, क्योंकि -√3 है तो 10 के -π/3 से बदलने वाले हैं। 10 का एंगल -π/3 हो गया। अब 10 का एंगल इजकल टू 10 का एंगल है, तो 11th क्लास में हम कहते हैं कि 10 का ये एंगल इज इक्वल टू 10 के इस एंगल के। और ये जो -π/3 है यही टेन इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू है। हमें ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब नेगेटिव रेशो वाला करेंगे तो ये दोनों क्वेश्चंस भी हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, और वो क्वेश्चन तो समझ में आने वाला है। 3 क्वेश्चन से एक जैसे अगर 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो वो पूरा जो उसका फंडामेंटल होता है, जो बेसिक कंसेप्ट होता है, सब क्लियर हो जाता है। यहाँ कोस इनवर्स का डोमेन एलिमेंट एक नेगेटिव रेशो है। सबसे पहले तो हम इक्वेशन ही बनाएंगे, इज इक्वल टू y, हमने इसे मानना है। तो माना y इज़ कोस इनवर्स -1/2, और सबसे पहले हम इसे प्लेन इक्वेशन में बदलना है। तो कोस इनवर्स जब इधर आएगा तो कोस y बन जाएगा, या यूँ कहो कि जब हम इसको कोस के साथ लिखेंगे तो कोस इनवर्स गायब हो जाएगा, -1/2। इसको याद करने का जो मर्जी मेथड बनाओ, हम इन्वर्स फंक्शन की इक्वेशन से प्लेन फंक्शन की इक्वेशन तैयार करते हैं। कोई बच्चा कहेगा कोस इन्वर्स जब लेफ़्ट में आया तो वो कोस अपने प्लेन फंक्शन कोस में बदल गया। कोई कहेगा जब इसको हम कोस के साथ लगाएंगे तो कोस इन्वर्स गायब हो जाएगा। लेकिन डेफिनेशन तो ये कहती है कि जो कोस की डोमेन है वो कोस y की रेंज बन जाएगी, और जो कोस इन्वर्स की रेंज है वो कोस की डोमेन बन जाएगी। डेफिनेशन तो ये है, लेकिन याद करने का तरीका हमारा अपना है। अब हम कोस के इस नेगेटिव रेशो को कोस के एंगल से बदलने वाले हैं, कोस के एंगल से। अब कोस का कौन सा एंगल है, इसके लिए अब हम कोस इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में देख लेते हैं। ये कोट इन्वर्स, कोस इन्वर्स और सेक इन्वर्स, ये 3 इन्वर्स फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई है। 0 से पाई, ये 0 से पाई वाली जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उनमें कोई नेगेटिव एंगल तो है नहीं। 0 से पाई सभी पॉजिटिव हैं, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही है। तो पॉजिटिव रेशो के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता ही है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव्स होते हैं। तो पॉजिटिव रेशो के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ये एंगल्स होते हैं, लेकिन नेगेटिव रेशो के लिए 3 केसेस में कोट इनवर्स, कोस इनवर्स और सेक इनवर्स के जो 3 केस हैं, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि 0 से पाई है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसलिए इन केसेस में जब नेगेटिव रेशो होगा तो वो यहाँ माना जाएगा। नेगेटिव रेशो यहाँ हो सकता है जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे होंगे, तो वो तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स में होता है। तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स के केसेस में तो हम नेगेटिव रेशो को इस वाले पोर्शन में मानेंगे जो हमने क्लॉकवाइज रोटेशन से लिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें तो एंगल ही नेगेटिव हो जाता है नेगेटिव रेशो को चेंज करने में। यहाँ पर क्योंकि हमने एंगल पॉजिटिव ही रखना है, इसलिए नेगेटिव रेशो को बदलने के लिए हम पाई माइनस एंगल लिखेंगे, पाई माइनस एंगल। यहाँ एंगल नेगेटिव, यहाँ एंगल को पाई में से माइनस करके लिखेंगे, ये 10th क्लास वाला जो एंगल मिलेगा वो। तो देखो 1/2 रेशो हमें कोस के π/3 एंगल 60 डिग्री पर मिलता है 10th क्लास में। तो हमने 1/2 को कोस π/3 से बदलना था अगर रेशो पॉजिटिव होता। अब ये पॉजिटिव रेशो का जो एंगल बनता है वो हम पाई में से माइनस करके लिखेंगे 3 केसेस में, जब कोस इनवर्स की वैल्यू निकाल रहे होंगे या कोट इनवर्स की वैल्यू निकाल रहे होंगे या सेक इनवर्स की वैल्यू निकाल रहे होंगे और नेगेटिव रेशो को हमने एंगल से बदलना होगा। तो हम ये जो भी फंक्शन है उसके कोस है तो कोस लिखेंगे, यहाँ पर अगर कोट होगा तो कोट लिखेंगे, यहाँ पर सेक होगा तो यहाँ सेक के एंगल में बदलेंगे। और जो सेक का एंगल बदला जाएगा वो पाई माइनस ये 10th क्लास वाला हिसाब वाला एंगल लिखा जाएगा। जो पॉजिटिव रेशो पे 10th क्लास का एंगल होता है वो नेगेटिव रेशो के लिए पाई में से माइनस होकर लिखा जाएगा। बस यही हमने सीखना है। और जब कोस एंगल इजिकल टू कोस एंगल हो तो कोस का ये वाला एंगल कोस के इस वाले एंगल के इक्वल होता है। तो ये एंगल कैलकुलेट होकर आएगा 3 एलसीएम 3 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई/3। 2 पाई/3 मतलब 60 का डबल 120 डिग्री। और कोस इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, तो ये 120 डिग्री 0 से पाई के बीच में ही आएगा, 0 से 180 के, इसलिए ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो उम्मीद है अब हमने इन्वर्स के जो नेगेटिव रेशो वाले हैं उनको भी सीख लिया। 3 रेशोज़ में हम नेगेटिव रेशो को पाई माइनस एंगल से बदलने वाले हैं और 3 रेशोज़ ऐसे हैं जिनके नेगेटिव रेशो को हम सीधे एंगल से, नेगेटिव एंगल से बदलने वाले हैं। सबसे पहले हम कोस इनवर्स -1/√2 को इक्वेशन में बदलेंगे, इसे मान लेंगे ये y है। ये इक्वेशन बन गई इन्वर्स फंक्शन की इक्वेशन, इक्वल मतलब इक्वेशन। अब कोई बच्चा कहेगा मैं कोस लूँगा तो ये कोस इनवर्स गायब हो जाएगा, या कोई कहेगा कोस इनवर्स जब लेफ़्ट में आएगा तो कोस फंक्शन में बदल जाएगा और ये जो रेंज थी वो डोमेन बन गई कोस की, और सामने जो कोस इनवर्स की जो डोमेन थी वो कोस y की रेंज बन गई -1/√2। ये हम जैसे मर्जी डेफिनेशन से याद करें, इसको याद करने का तरीका जो मर्जी अपना लो, लेकिन इन्वर्स फंक्शन की इक्वेशन को हम पहले स्टेप में प्लेन फंक्शन की इक्वेशन में बदलकर 11th क्लास की एक्सरसाइज 3.4 में पहुंच जाते हैं। अब हम इस नेगेटिव रेशो को कोस के एंगल से बदलने वाले हैं, और अभी हमने सीखा था कोस के केस में हम पाई माइनस एंगल में बदल देते हैं। जैसे 1/√2 जो रेशो होता है वो कोस के 45 एंगल पे होता है, 45 मतलब π/4 रेडियंस। तो अब हम जब इस पॉजिटिव रेशो को तो हम कोस π/4 में बदलते, नेगेटिव रेशो को हम बदलेंगे कोस पाई माइनस π/4। यही रूल है इन 3 इन्वर्स फंक्शन के लिए, कोस इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कोट इन्वर्स के लिए। नेगेटिव रेशो को हम कोस है तो कोस के पाई माइनस एंगल से, और पाई माइनस एंगल यही वाला जो π/4 है 10th क्लास वाला जो पॉजिटिव रेशो पे एंगल आता है उससे। अब जब कोस एंगल इज इक्वल टू कोस एंगल हो तो हम लिखते हैं ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। तो ये 4 पाई एलसीएम लेने से 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई/4 आने वाला है, 3 पाई/4। और ये जो एंगल है π/4 का ट्रिपल, 45 का ट्रिपल 135 डिग्री, ये 0 से 180 के बीच में ही है, तो इसलिए ये 3 पाई
π/4 कोस इनवर्स -1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू है। अब हमारा 10th क्वेश्चन में हम कोसेक इनवर्स के नेगेटिव रेशो वाले डोमेन एलिमेंट को सोल्व कर रहे हैं। तो इसे हम पहले इक्वेशन में बदलेंगे, मान लेंगे ये y के इक्वल है, माना y इज़ कोसेक इनवर्स -√2। अब कोई बच्चा कहेगा मैं जब यहाँ कोसेक लूँगा तो ये कोसेक इनवर्स गायब होगा, और कोई ये इस तरह से याद करेगा कि कोसेक इनवर्स जब अपने डोमेन एलिमेंट से बिछड़ के लेफ़्ट पकड़ेगा तो वो प्लेन कोसेक में बदल जाएगा। कोसेक इनवर्स का प्लेन कोसेक होता है, और ये जो रेंज थी कोसेक इनवर्स की ये कोसेक की डोमेन बन गई, और कोसेक इनवर्स की जो डोमेन है वो कोसेक वाई की रेंज बन गई -√2। जैसे मर्जी याद करो, डेफिनेशन से याद करो, वैसे होता तो यही है कि डोमेन रेंज बन जाती है और रेंज डोमेन बन जाती है। इनवर्स फंक्शन और प्लेन फंक्शन की डोमेन और रेंज आपस में बदल जाती है। डेफिनेशन तो यही है, याद करो जैसे मर्जी। अब हम -√2 को कोसेक के एंगल से बदलने वाले हैं, तो कोसेक वाई इज़ इक्वल टू कोसेक का एंगल। 10th क्लास में हमने याद किया था कि जो √2 रेशो होता है वो कोसेक के π/4 पर मिलता है हमें, तो हमने -√2 को बदलना है। तो कोसेक के केस में ये वो प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2 वाली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मेंबर है, तो इनका तो एंगल ही नेगेटिव हो जाता है। ये पाई माइनस नहीं लिखते, ये सिर्फ एंगल को ही माइनस करके लिख देते हैं। ये 3 मेंबर्स ऐसे हैं, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, जिनके नेगेटिव रेशो को नेगेटिव एंगल से बदलेंगे, और बाकी के जो 3 इनवर्स फंक्शंस हैं उनके नेगेटिव रेशो को हम पाई माइनस ये 10th क्लास वाले एंगल से बदलेंगे। तो जब कोसेक एंगल इज इक्वल टू कोसेक एंगल हो तो 11th क्लास से हम लिखते हैं कि ये जो इसका एंगल यहाँ पर है वो इसके इस एंगल के इक्वल है -π/4। ये -45 डिग्री है, ये कोसेक की रेंज के अंदर ही है, तो इसलिए -π/4 कोसेक इनवर्स -√2 की प्रिंसिपल वैल्यू है। देखो 10π/4 की जो रेशो होती है वो 1 होती है 10th क्लास में, तो इसलिए 10 इनवर्स 1 का जो एंगल मिलेगा वो π/4 मिलेगा। जिस तरह से 10 इनवर्स इधर आके 10 बनता है, इसी तरह से 10 भी उधर जाके 10 इनवर्स में बदलेगा, तो 10 इनवर्स 1 की वैल्यू आने वाली है π/4। ये डेफिनेशन थी ना। देखो ये डेफिनेशन हमने सीखी थी जब साइन इनवर्स अपनी साइड चेंज करके अपने डोमेन एलिमेंट को छोड़कर लेफ़्ट में शिफ्ट होता है तो वो प्लेन साइन में पाई में बदल जाएगा। और ये डेफिनेशन का उल्टा यही भी डेफिनेशन है, जब साइन वाई अपनी डोमेन से बिछड़ के उस तरफ जाएगा तो वो उधर जाके इन्वर्स में बदल जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स। ये देखो ये उससे वही बन गया। तो इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं, जैसे 10 इनवर्स 10π/4 की वैल्यू 1 है, तो हम कह सकते हैं जब 10 अपने इस डोमेन एलिमेंट से बिछड़ के परली तरफ जाएगा तो वो 10 इनवर्स 1 बन जाएगा, 10 इनवर्स 1, और सामने ये रह जाएगा π/4। तो इसलिए 10 इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। इसको ऐसे भी सीखा जा सकता है। तो 10 इनवर्स की वैल्यू क्या बन गई, π/4। और देखो कोस इनवर्स यदि 1/2 होता, कोस इनवर्स 1, कोस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। जब कोस अपने इस डोमेन एलिमेंट से बिछड़ के साइड चेंज करेगा तो वो बन जाएगा कोस इनवर्स, और ये साथ में ये रेंज डोमेन एलिमेंट बन जाएगी कोस इनवर्स 1/2। तो कोस इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू होती है π/3। लेकिन नेगेटिव रेशो होने पे कोस के केस में हम एंगल को लिखते हैं पाई माइनस π/3। तो क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस π/3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं तो इन सबको y मान के 3 अलग अलग फंक्शंस बना करके और उसी तरह से सीख सकते हैं जैसे हमने अब किए हैं। लेकिन ये इजी है, इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं। साइन की वैल्यू π/6 पे 1/2 होती है, तो π/6 को यहाँ छोड़ के जब साइन शिफ्ट करेगा तो साइन इन्वर्स बन जाएगा। इसका मतलब साइन इन्वर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू मिलने वाली है π/6। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव रेशो है तो साइन के केस में एंगल नेगेटिव हो जाता है, साइन की ये -π/6 हो जाएगा। साइन इन्वर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई माइनस का π/6। ये पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे होकर तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हम इसको कैलकुलेट करने के लिए या तो एलसीएम 12 ले लो, या फिर देख सकते हैं कि -π/3 का मतलब -60 डिग्री
और माइनस पाई बाई 6 का मतलब माइनस 30 डिग्री, माइनस 60 और माइनस 30 मिल के माइनस 90 हुए, और ये प्लस के 180 हैं, तो 180 माइनस 90 90 हुआ, और 90 को रेडियंस में बोलेंगे पाई बाई 2। तो ये तो हुआ पाई बाई 4, और यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशन मिल गई पाई बाई 2। अब एलसीएम 4 ले लेंगे, डायरेक्ट 12 एलसीएम भी ले सकते हैं हम। तो एलसीएम जब हम 4 लेंगे तो यहाँ मिलेगा पाई, यहाँ मिलेगा 2 2 जा 2 पाई, तो कुल मिला के मिला आंसर मिला हमें 3 पाई बाई 4। अब 45 का ट्रिपल 135, इसकी रेंज नहीं देखनी है क्योंकि ये तो 3 कंबाइंड फंक्शंस की वैल्यू है, तो ये कहाँ जा रही है वैल्यू, कौन सी रेंज में, इससे कोई मतलब नहीं। देखो कोस इन्वर्स 1, इसे भी y लिख के करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दो फंक्शन कंबाइंड है, या तो अलग अलग दोनों को करो, या देखो जैसे हमें मालूम है कि जो 1/2 रेशो होता है वो कोस के किस एंगल पे होता है, कोस के 60 डिग्री पे, यानी पाई बाई 3 रेडियंस पे होता है। तो इन्वर्स की डेफिनेशन के ही अकॉर्डिंग हम सीख सकते हैं, जब कोस अपने डोमेन एलिमेंट से बिछड़ के राइट साइड पकड़ेगा तो कोस फंक्शन अपने ही इन्वर्स फंक्शन में बदल जाएगा, कोस इन्वर्स में, और ये जो इसकी रेंज थी कोस की वो कोस इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी 1/2। तो कोस राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो अपने इन्वर्स फंक्शन में बदल गया, जो कोस पाई बाई 3 की रेंज थी वो कोस इन्वर्स की डोमेन बन गई, और ये पाई बाई 3 यहाँ छूट गया। तो हम कह सकते हैं कोस इन्वर्स 1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो पाई बाई 3 है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे पाई बाई 3 प्लस, अब इस साइन इन्वर्स 1/2 को समझ लो कि साइन इन्वर्स 1/2 हम देखें कि 1/2 रेशो साइन के किस एंगल पे है, तो हम देखते हैं कि पाई बाई 6 पे है। तो अब डेफिनेशन लगाएंगे, तो जब साइन अपने डोमेन एलिमेंट से बिछड़ के साइड चेंज करेगा तो वो साइन इन्वर्स में बदल जाएगा, और साइन पाई बाई 6 की जो रेंज है वो साइन इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी 1/2, और सामने ये पाई बाई 6 रह जाएगा। तो हमें मालूम है कि साइन इन्वर्स 1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है पाई बाई 6 आने वाली है। अब ये जो 2 है इसको हम यूज़ कर लेंगे डबल ऑफ पाई बाई 6, डबल ऑफ पाई बाई 6। अभी हमने देखा साइन इन्वर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 6 है, तो हमने इसकी जगह पाई बाई 6 लिख दिया। ये डेफिनेशन उल्टी पुल्टी दोनों तरफ से लगाई जा सकती है। तो अब हमारी अगली जो वो तो कैलकुलेशन की, यानी 2 3 जा 6 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इज डबल ऑफ पाई बाई 3। अब ये 120 डिग्री है, लेकिन ये दो क्वेश्चंस का कम्बिनेशन है, इसलिए ये रेंज कहाँ जाएगी इससे कोई मतलब नहीं है। ये 12th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 13th क्वेश्चन में हमें दिया गया है, अगर हम साइन इन्वर्स x को y कहें तो y की रेंज के बारे में पूछा है, और y की रेंज भी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी हैं 4 ऑप्शंस। तो हमें मालूम है कि साइन इन्वर्स x की जो रेंज होती है वो क्लोज्ड इंटरवल में होती है -π/2 से π/2 तक। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि -π/2 और π/2 भी बिलोंग करते हैं इसी इंटरवल से, और इनके बीच के सभी एंगल्स। ये है साइन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स, 3 इन्वर्स फंक्शंस जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 है। और साइन इन्वर्स x की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 तक होती है, और इसकी रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 तक इसकी रेंज होती है, और -1 से 1 तक इसकी डोमेन होती है। इसका मतलब ये है, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि जो साइन इन्वर्स x का जो आंसर आने वाला है, रेंज का यही मतलब है कि साइन इन्वर्स x का जो आंसर आने वाला है वो -π/2 और π/2 के बीच में होगा। साइन इन्वर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 बट लेस देन इक्वल टू π/2। इसी तरह से जो डोमेन एलिमेंट है साइन इन्वर्स का x वो -1 से 1 के बीच में आने वाला है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1। तो जो इन्वर्स फंक्शंस की डोमेन और रेंजेस और इनकी जो डेफिनेशंस हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इनके सब के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको हमने इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 में मेंशन किया है। तो वो वीडियो हमने ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमने डोमेन, रेंजेस, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कुछ इन्वर्स प्रॉपर्टीज़, इन्वर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ इनके रिजल्ट्स, ये सब कुछ उसमें मेंशन किया है। और उस इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 में हमने 48 इन्वर्स फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड की हैं,
जो कुल मिला के 48 ही इन्वर्स फंक्शंस हो सकते हैं जिनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ हमसे पूछी जा सकती है। वो 20-25 मिनट की ही कोई वीडियो है, एक वीडियो है, उसे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उससे इन्वर्स फंक्शन के जितने भी हमारे फंडामेंटल्स हैं, जितने बेसिक कंसेप्ट हैं, वो सब क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ हमें इतना तो सीखना है कि साइन इन्वर्स एक्स की जो रेंज होती है वो नेगेटिव -π/2 से पॉजिटिव π/2 तक होती है, और उसमें -π/2 और π/2 भी इन्वॉल्व हैं। इसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 बट लेस देन इक्वल टू π/2, और यही y है, तो y का यही आंसर आने वाला है। तो b जो है वो करेक्ट ऑप्शन में दे रखा है हमें। ये हमारी tan इनवर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अब इसे y नहीं लिखना क्योंकि दो इन्वर्स फंक्शन हमें कंबाइंड करके दे रखे हैं। y लिखेंगे तो इसे अलग सोल्व करना पड़ेगा, इसे y लिख के अलग सोल्व करना पड़ेगा, फिर दोनों के अलग अलग रिजल्ट्स। अब हम देख सकते हैं कि √3 जो रेशो है वो tan के 60 डिग्री पे होता है π/3 रेडियंस पर। तो अगर π/3 को हम यहाँ रख के tan को साइड चेंज करवाएंगे तो tan अपने इन्वर्स फंक्शन में बदल जाएगा, और ये जो tan π/3 की रेंज है वो tan इन्वर्स की डोमेन एलिमेंट बन जाएगी, और ये जो tan की डोमेन थी वो tan इन्वर्स √3 की रेंज बन जाएगी। यही होता है, रेंज और डोमेन आपस में चेंज हो जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि tan इन्वर्स √3 की वैल्यू जो है वो π/3 आने वाली थी, तो हमने इसको लिखा π/3। अब हम इस पर बात कर लेते हैं। हमें 10th क्लास में याद है कि tan की वैल्यू 60 डिग्री पे, जो sec की वैल्यू 60 डिग्री पे रेशो 2 होती है। ये sec को ही तो बदलना है। sec की वैल्यू 2 रेशो तब होती है जब sec के साथ π/3 लिखा हो, 60 डिग्री लिखा हो। अब हमें मालूम होना चाहिए कि जो π/3 को यदि हम अपने पास रख लेंगे और sec को ट्रांसफ़र उधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो sec ने अपने इन्वर्स फंक्शन में बदल जाना है, तो वो बन गया sec इन्वर्स। और ये जो sec π/3 की जो रेंज थी वो sec इन्वर्स की डोमेन बन जाती है। तो sec इन्वर्स +2 होता तो हम π/3 लिखते, और sec इन्वर्स के केस में हमें याद है कि नेगेटिव रेशो को π- एंगल से बदलते हैं। तो हमें sec इन्वर्स -2 की जो वैल्यू लिखनी होगी तो हम लिखेंगे इसे π-π/3। ये sec इन्वर्स जो है वो 0 से π प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मेंबर है, तो इनके नेगेटिव रेशो को हम हमेशा π- एंगल करके बदलते हैं। तो हमारा ये माइनस, अब ब्रैकेट इसलिए लेंगे क्योंकि इसकी डबल फिगर में बदलने वाले हम, डबल फिगर π-π/3। सिंगल फिगर होती तो इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी। π-π/3 से पहले एक ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके 2 माइनस प्लस हो गए। ये प्लस का π/3 है और ये भी प्लस का π/3 है, तो हम इसे कह सकते हैं कि डबल ऑफ π/3 आ गया, डबल ऑफ π/3 ये दोनों मिलके, और माइनस का ये पाई है ही। तो अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यदि 3 आएगा तो -3π और प्लस का 2π, तो माइनस का π/3। अब ये -60 डिग्री है, लेकिन ये क्योंकि दो इन्वर्स फंक्शंस के कंबाइंड हैं वैल्यूज हैं, इसलिए ये इसकी रेंज कहाँ जाएगी इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.1 में मेरी 3 वीडियोज़ हैं। 3 वीडियोज़ में एक तो ये है कि हमने 11th क्लास में जा कर के जब हम प्लेन ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन में पहुंच गए तो फिर हमने उसको 11th क्लास के मेथड से जो है सॉल्व किया, प्रिंसिपल वैल्यू तक पहुंचे। और एक मेरी वीडियो में हमने इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करके प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकाली हैं, इन्हीं 14 क्वेश्चंस की। वो इसलिए क्योंकि इन्वर्स फंक्शन की जब प्रॉपर्टीज़ हम एक्सरसाइज 2.1 में यूज़ करते हैं तो वो क्रेम हो जाती हैं, जो कि फिर 2.2 और मिसलिनियस में आसानी से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कई स्कूल के टीचर्स जो हैं वो इन्वर्स फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ही प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। उनका मकसद यही है कि वो किसी तरीके से हमें इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को क्लेम करवाना चाहते हैं, और उनको क्लेम करने का सबसे बेस्ट मेथड ही यही है कि हम प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करें। और एक मेरी वीडियो जो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 है उसमें मैंने 48 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकाल रखी हैं 1 स्टेप में। उसमें क्वेश्चन देखा और सीधा आंसर,
उसमें मैंने टेबल बना रखा है और टेबल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आंसर है, क्वेश्चन को देखते ही आंसर, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क में आने वाला है और एक्सरसाइज 2.1 जो सेकंड चैप्टर है उसमें से 2.1 का एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स है बोर्ड के लिए, 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए हम उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसमें 48 वो क्वेश्चंस हैं जो टोटल क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हो सकते हैं जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जा सकती है, उनके अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू पूछ ही नहीं सकता। और उसमें ये वाले जो क्वेश्चंस हैं 2.1 के 10 क्वेश्चन शुरू के, वो तो सारे इन्वॉल्व हैं ही, इनके अलावा 38 और क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए हमें इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 की हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखना चाहिए। तीनों वीडियोज़ देखो, तीनों वीडियो से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसके रूल्स हैं, जो इसकी डेफिनेशंस हैं, डोमेन्स, रेंजेस और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सब कुछ समझ में आ जाएगा।